हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। लास्ट टाइम हमने बच्चों क्या बात की थी? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या क्या हैं और मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, आज हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बारे में, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ जीन एक्शन के बारे में और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल एलील्स और साथ में और भी एडिशनल टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग शुभम। अगर आप सब क्लास में बाकी बच्चे भी आ गए हैं तो कंफर्मेशन दे दीजिए। गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद में हम अपना टॉपिक आज डेफिनेटली कंप्लीट करके रहेंगे, है ना, मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाला। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ओम। चलिए, तो बाकी सब लोग भी अगर आप क्लास में आ गए हैं तो कंफर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद में ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी टॉपिक्स आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें, देख लेते हैं सब लोग आ गए हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। ओके देन लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो कॉन्ट्रीब्यूशंस को फटाफट से कवर कर लेते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को, और उसके बाद में हम लोग प्रोसेस के बारे में सब चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास में है लमार्क। लमार्क की सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एक तो जो टर्म है बायोलॉजी, उसको इन्होंने कॉइन किया था, और दूसरा इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो उन्होंने जिराफ नेक के ऊपर ऑब्जर्वेशंस देखी थी कि जिराफ की जो नेक होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, जो कि बेसिकली क्या थी, जैसे पत्ते वगैरह खाने के लिए वो क्या उसने अपने जो अडेप्ट कर ली, जो अपनी नेक थी लॉन्ग, तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रपोज किया, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देन दूसरा है नगेली। नगेली की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने कहा था कि जो आपके सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, पहले से जो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनकी डिवीजन से बनते हैं। वर्चो की बात करें 1858, आपने इनका नाम भी सुना होगा। इन्होंने कहा था कि जो एनिमल सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से बनते हैं, राइट। देन नेक्स्ट मेंडल की बात करें, ये तो सबको पता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी है या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी है वो मेंडल ने दिए थे। बेटसन की बात करें, हमने बात की थी कि इन्होंने कौन कौन से टर्म्स को दिया है, एलील बताया है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलील बताया है, राइट। एलिलोमॉर्फ, इसी की जो शॉर्ट टर्म है उसको हम एलील बोल देते हैं। देन मैक्लॉइड, एवरी एंड मैककार्टी की बात करें, इन्होंने प्रूव किया था कि हमारे पास में जो डीएनए है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। पहले हमें पता नहीं था, ये पता था कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ये पता नहीं था कि कौन से जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एवरी, मैक्लॉइड एंड मैककार्टी, इन्होंने बताया था कि जो आपका डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन, जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, बैक्टीरिया पे। हर्शी एंड चेज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें, हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपने सुना भी होगा, उन्होंने ई कोलाई के ऊपर काम किया था और बैक्टीरियोफाज के ऊपर काम किया था, और उन्होंने वहां पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया था। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया था डीएनए एंड प्रोटीन कोड की लेबलिंग के लिए, और देखा था कि जब आगे जाता है तो कौन सा रेडियो लेबल्ड आपका सब्सटेंस आगे जा रहा है। तो ये हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद में बीडल एंड टेटम की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने दिया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बीडल एंड टेटम ने दिया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। आगे बात करें इनग्राम की, तो उन्होंने प्रपोज किया था वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। एक हमारे पास में है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो दिया था बीडल एंड टेटम ने, और एक हमारे पास में है बेटा वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस जो कि इनग्राम ने दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रीज की, तो उन्होंने ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन टर्म को दिया था।
और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट्स एंड शार्प की, तो उन्होंने स्प्लिट जीन्स जैसे एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स की हमने बात की थी, स्प्लाइसिंग की बात की थी, तो ये किसने किया था कॉन्सेप्ट? रॉबर्ट्स एंड शार्प ने दिया था 1993 में। तो ये हमारे पास में क्या है, कुछ डेवलपमेंट्स थी हिस्ट्री की जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे, और अब आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज, एक एक वर्ड आपको क्लियर होगा, ध्यान से सुनना। देखिए, पहली चीज क्या है कि जब हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ईयर अगर आपको कोई पूछे कि मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन कौन ईयर तक किया था, तो याद रखना 1858 से लेके 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब अगर हम मेंडल की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, तो मेंडल जो थे वो बेसिकली मैथमेटिशियन थे, मतलब कि उनको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि उनके घर की कंडीशन बहुत बेटर नहीं थी, तो ये उनकी लाइफ हिस्ट्री में है। उसके बाद उन्होंने जाके क्या किया, आगे बायोलॉजी में उनको इंटरेस्ट आया। उसके बाद में वो एक मॉन्क बन गए। मॉन्क आपको पता है चर्च वगैरह में होते हैं, और वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, अपना एक पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट लगाया। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल उन्होंने ऑलमोस्ट 29,000 पी प्लांट्स को क्या किया था, टेस्ट किया था, और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे या फिर कुछ जनरलाइजेशंस बनाई थी। अब ये जो जनरलाइजेशंस थी, उनको हमने बोल दिया लॉ ऑफ हेरिडिटी या मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब हमें सबको पता है कि मेंडल का काम को उस टाइम पे इतना हमने सिग्निफिकेंस नहीं दी थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि मैथ्स को बायोलॉजी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो लोगों को वो समझ ही नहीं थी। उन्होंने अपना जो पेपर है उसको वहां पे प्रेजेंट भी किया, पब्लिश भी किया, लेकिन उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के काम को रिपीट किया, और उन्होंने देखा कि नहीं, बात में तो दम था, और ये जो मेंडल बोल रहे हैं ये चीजें बिल्कुल सही हैं। कैसे पता चला? क्योंकि जब इनका काम रीडिस्कवर हुआ 1900 के आसपास में, तो 1902 तक हमारे पास में जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो भी दे दी गई थी, कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, आपका जो जीन्स है या जेनेटिक मटेरियल है उसको कैरी कर रहे हैं, या आपके ट्रेट्स को या आपके कैरेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहे हैं, व्हीकल का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब चलने लगी ना, तो पता चला कि मेंडल ने तो अपने टाइम से आगे का काम कर दिया था। अब अगर बात करते हैं कि ये जो लॉज हैं, जैसे कि मेंडल ने कहा था कि एक तो हमारे पास में डोमिनेंस की कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट है, जिसमें से कोई एक फैक्टर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। उसके अलावा उन्होंने दिया था सेग्रीगेशन का लॉ, उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया था, बताया था हमें। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो अपने लॉज वगैरह उन्होंने बताए थे, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, और वो पेपर था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे उन्होंने वैसे प्रेजेंट किया था? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, ठीक है, जर्मन में था, हमने आपको बताया था, और बाद में इसको क्या किया था, ट्रांसलेट कर दिया गया था इंग्लिश में। अब आगे बात करते हैं कि मेंडल ने क्या डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। अब अगर हम मेंडल की बात करते हैं, मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर को और पर्पल फ्लावर प्लांट्स को, और रिजल्ट क्या आया, कोई हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग नहीं आया, जबकि रिजल्ट जो आया बेसिकली वो किसी दो का मिक्स नहीं आया, कोई ब्लेंडिंग वहां पे नहीं हुई। वहां पे क्या हुआ, जैसे उन्होंने अगर 2 ट्रेड्स लिए, हमने कहा था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। मेंडल को सबसे बड़ा फायदा क्या था कि उनको कोई इंटरमीडिएट चीज नहीं मिल रही थी वहां पे, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के। तो क्या हुआ, जैसे उन्होंने रेड, अगर हम फ्लावर की बात करें या हम पर्पल फ्लावर की बात करें, जब उन्होंने 2 कलर्स को लिया, एक टाइम पे एक ही कलर एक्सप्रेस हो रहा था, तो उन्हें वहां से क्या पता चला कि कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, जो उन्हें ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रहा है वो पर्पल कलर का ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली मेंडल ने क्या कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं, जिनको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं ये पेयर में रह रहे हैं, और जब भी गैमीट बनते हैं तो गैमीट के टाइम पे ये क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं या फिर सेग्रीगेट हो जाते हैं। और इन्होंने कहा कि जो भी आपके फैक्टर का एक पेयर होगा, जो भी एक मेंबर होगा आपके एक पेयर का, वो क्या करेगा, सेपरेटली अलग अलग सेक्स सेल बनाएगा। तो ऐसा ही होता है, कैसे, जैसे मान लो ये हमारे पास में फैक्टर्स हैं, यानी कि जीन्स हैं। अब जीन्स के 2 एलील्स हमने कहे थे, तो देखो ये जब सेग्रीगेट हुए, अलग हुए, इसने अपना फैक्टर बनाया, इसने अपना बनाया,
इसने अपना बनाया गैमीट, इसने अपना गैमीट बनाया। अब जब ये गैमीट आपके यहाँ पे बन गए, अल्टीमेटली ये आपके फैक्टर्स या जिनको हम बोले पहले पेयर में थे और उसके बाद में ये सेग्रीगेट हो गए। सेग्रीगेट मतलब कि अलग अलग बन के इन्होंने क्या किया, अपना अपना गैमीट बना दिया। अब ये जो गैमीट है ये इसके साथ में भी हो सकता है कंबाइन, इसके साथ में भी हो सकता है, इसके साथ में भी हो सकता है ना, राइट। यहां तक समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मेंडल ने अल्टीमेटली, जैसा कि हमने बोला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने एक पर्पल फ्लावर लिया और व्हाइट फ्लावर लिया, लेट सपोज। अब उन्होंने क्या किया, इसमें अल्टीमेटली उन्होंने पॉलिनेशन करवाई और उसके बाद में उन्होंने देखा कि जो उनको प्रोजेनी देखने को मिली वो उनको F1 क्या होता है, फीलियल जनरेशन 1, जो पहली प्रोजेनी आएगी, जो पहली जनरेशन आएगी उसको हम F1 जनरेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फीमेल थी और यहाँ पे मेल था, है ना। पहले जब हम क्रॉस भी बनाते हैं तो फीमेल लिखते हैं और उसके बाद में मेल लिखते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे क्रॉस बनाया तो अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि जो F1 प्रोजेनी है उसमें तो सारे के सारे ही डोमिनेंट कैरेक्टर वाले शो हो रहे हैं। अगर उनका डोमिनेंट फैक्टर है टी है, टॉल वाला है, तो सारे टॉल होंगे F1 में, है ना। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, इसके बाद में सेल्फिंग करवाई थी, ठीक है। जब उनको क्या चाहिए थे, एक प्योर लाइन चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली इसके बाद में सेल्फिंग करवाई। अब देखो, जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में ये स्क्वायर्स वगैरह बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा आगे क्या ट्रेट आने वाला है या क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब हम ऐसे प्योर लाइन वगैरह बनाते हैं ना, फील्ड में काम करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा प्योर लाइन बन गई। और वो क्या करते हैं ना, जैसे उनको दिखा कि एक जगह पे आपको सारे टॉल प्लांट दिख रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, फर्दर सेल्फिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, 7 से 8 जनरेशन तक सेल्फिंग करेंगे और अल्टीमेटली उनको वहां पे सारे अगर टॉल दिखाई दिए मतलब कि प्योर लाइन बन गई है। लेकिन अगर एक भी प्लांट ड्वार्फ दिखाया गया, दैट मीन्स कि आपकी प्योर लाइन अभी तक नहीं बनी है, तो उनको अल्टीमेटली सेल्फिंग करते रहना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 10 से ज्यादा बार हम सेल्फिंग नहीं कर पाते हैं ना, उतना पॉसिबल भी नहीं है सेल्फिंग करना। तो जनरली देखें तो 7 से 8 बार के बीच में, 7 से 8 जनरेशन के बीच में आपको प्योर लाइन देखने को मिल जाती है। तो मेंडल ने भी जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, तो उन्होंने प्योर लाइन को अटेन कर लिया था और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, आगे काम किया था। अब आगे बात करते हैं कि ये जो हमारे लॉज हैं ये किस बेसिस पे। अब आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा जब हम लॉज की बात करते हैं। पहली चीज क्या है कि जब मेंडल ने काम किया था ना, तो मेंडल ने कहा था कि हमारे पास में जो फैक्टर्स हैं वो हैं जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स है एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो जब हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, मेंडल ने इस तरह से बताया था कि देखो ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको पता है कि अभी के टाइम की अगर हम बात करेंगे तो बुक्स में कई बार दिया होता है, जैसे फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है, ये थर्ड लॉ है। लेकिन अगर हायर बुक्स को देखोगे तो वहां पे ये जो डोमिनेंस वाला लॉ है ना, इसको उन्होंने क्या कंसिडर किया होता है, इसको उन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट कंसिडर किया होता है, ठीक है। उसको उन्होंने क्या किया होता है, कॉन्सेप्ट क्या कंसिडर किया होता है। तो अल्टीमेटली जो मेन लॉज माने जाते हैं वो 2 और 3, ये दोनों लॉज को मेन लॉ माना जाता है। अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स की हमने अभी बात की थी, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट है कि जो आपके एलील हैं वो भी फर्दर क्या करेंगे, इंडिविजुअली अपने गैमीट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट की बात करें तो इसी को बोल देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लिख लीजिए ये पॉइंट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, लिख लीजिए फिर आगे बात बताती हूं। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए नाउ अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की,
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि एक कैरेक्टर को हम कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने क्या किया, लेट सपोज टॉल एंड ड्वार्फ का क्रॉस करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, जैसे कि ये टॉल था जो टी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये ड्वार्फ है जो कि मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब ये वाला जो है, दिस वन इज रिसेसिव, और ये वाला जो है मेरे पास में, दिस वन में टॉल टी इज डोमिनेंट। ठीक है, कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट है, यहाँ पे स्मॉल टी की अगर हम बात करते हैं वो रिसेसिव है। तो जब भी रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस करता है ना, तो रिसेसिव को एक और स्मॉल टी की जरूरत होती है। अब ये एक्सप्रेस करना क्या होता है, अब हमने बोला कि डोमिनेंट क्या करता है, खुद को एक्सप्रेस करता है। डोमिनेंट के एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अब देखो ये जीन है, और ये जीन अल्टीमेटली देखा जाए तो ये डीएनए पे है ना, क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो ये जीन अल्टीमेटली आपके क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अगर ये प्रोटीन बनाएंगे तो हमें अल्टीमेटली जो फिनोटाइप है वो देखने को मिलेगा। अगर ये प्रोटीन बनाएंगे तभी तो हमें फिनोटाइप देखने को मिलेगा ना। अगर ये प्रोटीन किसी वजह से नहीं बना पाते हैं तो हमें फिनोटाइप देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये टी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक आपकी प्रोटीन बना रहे हैं। अब अगर यहाँ पे ये टी और ये टी होता तो यही अपनी प्रोटीन बनाएगा मेनली, है ना, इसको ये प्रोटीन नहीं बनाने देगा। दैट मीन्स कि जो खुद को एक्सप्रेस करता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अल्टीमेटली क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रोटीन बनाएगा। सीधी सी बात है, ये समझ में आया। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, रिसेसिव का मतलब क्या होता है। अब जब भी हम यहाँ पे क्रॉस बनाते हैं, हम क्रॉस कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास में कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। अब इसके जब भी मैं गैमीट बनाऊंगी, एक गैमीट ये बना, ये बना, है ना, एक सेक्स सेल इसने ये वाला बनाया, दूसरा सेक्स सेल इसने ये वाला बनाया, राइट। और जब हम इसको देखेंगे, ये क्या करेगा, अल्टीमेटली ये भी दो गैमीट बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक ये क्या बनाएगा, इस तरह का गैमीट बनाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, हम जनरली कैसे करते हैं, हम इस तरह से एक स्क्वायर बनाते हैं और हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में गैमीट्स हैं इनको हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे लेट सपोज हमारे पास में फर्स्ट जनरेशन में हमने ये गैमीट्स यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, टी बनाएगा, टी बनाएगा, टी बनाएगा एंड टी बनाएगा। दैट मीन्स कि F1 जनरेशन में ये सारे आपके क्या आएंगे, टॉल आएंगे। ठीक है, F1 जनरेशन में ये सारे क्या आएंगे, आपके टॉल आएंगे। तो हमें अगर हम बात करते हैं कि मेंडल ने जब काम किया था, तो मेंडल ने अल्टीमेटली, जैसे कि ये देखो, अगर हम बात करते हैं जब मेंडल ने काम किया था, मेंडल ने क्या देखा कि देखो एक टी ये बना रहा है, ठीक है, एक टी ये बना रहा है, यानी कि इसको हमने इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करके देख लिया, इन दोनों को हमने कॉम्बिनेशंस बना के देख लिया, है ना, कॉम्बिनेशंस बना लिए इस तरह से। ठीक है, तो मेंडल ने जो काम किया था वहां पे उन्होंने इस तरह से क्रॉसेस बताए थे करके, इस तरह से उन्होंने स्टैटिस्टिकल डेटा बताया था। लेकिन ये जो पनेट स्क्वायर है ये उन्होंने यूज नहीं किया था। ठीक है, अगर हम पनेट स्क्वायर की बात करते हैं तो ये आरसी पनेट ने दिया था। ठीक है, अगर हम पनेट स्क्वायर की बात करते हैं तो ये आरसी पनेट ने दिया था, ये चीज याद रखना। ठीक है, मेंडल ने इसका यूज नहीं किया था। अगर स्क्वायर की बात करें तो ये स्क्वायर आपको आरसी पनेट ने दिया था। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये हमारे पास में पेरेंट्स हैं। जब आप क्रॉस बनाते हो, जैसे कि ये हमारे पास में पेरेंट्स हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी आप अल्टीमेटली यहाँ पे क्रॉस बनाओगे तो ये वाले आपके क्या बने, गैमीट्स बने। और यहाँ पे ये जो जनरेशन बनी इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट, F1 लिखा है तो मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आए। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप सब मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, चैट सेक्शन में आंसर कर देना कि मैंने दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाया, जिसमें एक जो था वो आपका टॉल था, और टॉल कैसा था, होमोजाइगस कंडीशन में था। दूसरा क्या था, आपका ड्वार्फ था,
और डॉफ आपको पता है कैसा होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो आपको बताना है कि अब फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोजनी आएगी, फर्स्ट जनरेशन में कैसे ऑफस्प्रिंग होंगे। ऑफस्प्रिंग क्या होता है कि जो बच्चे आगे बनेंगे, जैसे ये है जो प्लांट आगे बना या जो बच्चे आगे बने, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं जी, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो ऑफस्प्रिंग बना ये कैसा बनेगा। चलिए बताइए, फटाफट से बताएंगे कैसे ऑफस्प्रिंग्स आगे बनेंगे, बताओ जल्दी से बताना है ना। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। हाँ, सारे के सारे कैसे बनेंगे, टॉल बनेंगे, ऑल टॉल, गुड। ओम प्रकाश क्या बोल रहे हैं कि मैम फीलियल क्या होता है। फीलियल जो है ना एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बेटे या फिर डॉटर्स, सन और डॉटर्स। फीलियल का मतलब होता है, फीलियस वर्ड से डिराइव किया गया है विच मीन्स सन और डॉटर। यानी कि यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि कैसे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, हम क्या बात करते हैं कैसे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। ठीक है, ओके, यहां तक सबको क्रॉस समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो बोल दीजिए। सबको समझ में आया क्रॉस यहाँ पे। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने क्रॉस किया इसमें आप देखोगे अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आया, ऑल आपके टॉल आए, मतलब कि यहाँ पे आपके सब यही आए, है ना, यही आए सब। जस्ट अ मिनट, यहां पे आपके सब क्या आए, दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज टी। ठीक है, यहाँ पे आपके सब क्या आए, टी आए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम इसकी क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। हम इसकी क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब टी टी को अगर हम करेंगे तो सेग्रीगेट करो, क्या आ जाएगा, एक आपका टी आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक आपका ये आ जाएगा, एक आपका ये आ जाएगा। अब इसके अगर हम क्रॉस बना के देखें, देखो इसके अगर हम क्रॉस बना के देखें, जैसे कि टी 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 एंड टी। अब देखो टी और टी, दिस टी और टी, दिस टी और टी, दिस टी और टी, दिस। अब यहां पे जब हम देखते हैं इस तरह से हमने क्रॉस बना के देखा, हमें दिख रहा है कि ये जो टी टी है ये एक है, ठीक है, ये जो टी टी है जी ये दो हैं, और ये जो टी टी है ये कितना है, एक है। यानी कि ये एक है, ये दो है और ये एक है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, बेसिकली हमारा जीनोटाइप है। ये क्या है, हमारा जीनोटाइप है। और अगर मैं बात करूं फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप मुझे कैसा दिख रहा है, फिनोटाइप कैसा दिख रहा है। अब देखो ये क्या है, टॉल है, ठीक है, एक टॉल हो गया। ये क्या है, ये भी टॉल है, कितने हैं, दो हैं, मतलब कि तीन टॉल हो गए। ये कितना है, डॉफ है, डॉफ मतलब कि एक है, तो ये कितना हो गया, एक। तो रेशियो क्या आ गई, 3:1। तो मुझे यहां से क्या समझ में आया कि अगर आपको कोई बोले कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताओ रेशियो कितनी होती है, तो याद रखना कि अगर जीनोटाइप की बात करेंगे तो रेशियो आएगी 1:2:1। और अगर आपको बात करेंगे फिनोटाइप की तो रेशियो क्या आ जाएगी, 3:1। याद रखना ये रेशियो, क्योंकि ये रेशियो आगे जाके आपको बहुत काम आने वाली है। अभी मैं बताऊंगी, डायरेक्ट पूछा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो और डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो। चलिए यहां तक समझ आया, यहां तक सबको क्लियर है। बताओ भाई, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो कि मैंने क्या किया। चलिए सबको ये चीज समझ में आ गई, सबको क्लियर है बेटा। चलिए ठीक है, फिर तो आपको यहां तक क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए नाउ इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं कि इसी मोनो हाइब्रिड के क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने क्या बोला, मोनो हाइब्रिड के क्रॉस के बेसिस पे मेंडल को क्या पता चला, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज तो आप सबको समझ में आ गई, हाँ जी सबको क्लियर हो गया, वेरी नाइस। पहली चीज क्या पता चली, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। पहली चीज क्या पता चली, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, कि ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मेंडल के टाइम की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो जीन्स हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं।
तो हमें पहली चीज क्या पता चली कि प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स के बारे में हमें पता चला कि ठीक है कि दो फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं या फिर अल्टीमेटली क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन है, यानी कि एलील्स है। राइट, क्लियर हो गया यहां तक। अब दूसरा पॉइंट यहां तक उनको क्या पता चला मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि जब वो यहां पे क्रॉस करवा रहे थे, चाहे उन्होंने टॉल एंड डॉफ का करवाया, तो उनको या तो टॉल मिला या तो डॉफ मिला, कोई इन बिटवीन नहीं मिला, इंटरमीडिएट कुछ नहीं मिला। तो उनको पता चला कि एक कैरेक्टर जो डोमिनेट कर ही रहा है, मैं जितनी बार क्रॉस करवा रहा हूं उतनी बार मेरा पर्पल फ्लावर ही क्यों आ रहा है ना। वैसे ही जब उन्होंने क्या बोलते हैं बाकी सीड्स के कलर को देखा और उन्होंने शेप को देखा, तब भी उन्हें पता चला कि एक ही कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब दो कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो जो डोमिनेंट वाला है वो खुद को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की हम बात करें तो हमारे पास में क्या आ गया, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस आ गया। ठीक है, तीसरा क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट। अगर आपको कोई पूछे कि बताओ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट, या फिर जिसको हमने बोला कि प्योरिटी ऑफ गैमीट है, अगर आपको कोई पूछे कि बताओ ये जो हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की या सेग्रीगेशन की, ये किसके ऊपर बेस्ड है, मेंडल ने कौन सी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताया था, तो याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने ये चीजें हमें बताई थी। तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे क्या क्या चीजें यहाँ पे ट्रू है या क्या क्या चीजें यहाँ पे डिराइव्ड है। बोलो हुआ क्लियर या नहीं हुआ, बताइए, फिर आगे बात करते हैं, है ना। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, यहीं पे करवा देती हूँ, फिर थ्योरी बता दूंगी तो इजी हो जाएगा पढ़ना, क्या बोलते हो, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं एक टाइम पे। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं एक टाइम पे। अगर कोई बोलेगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तो हमें पता चल जाएगा हम तीन कैरेक्टर की बात करें एक टाइम पे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की, हमने दो कैरेक्टर्स की स्टडी की। अब ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, सीड की बात कर रहे हैं, और सीड का हम बोल रहे हैं कि एक हमने क्या किया, शेप ले लिया, और एक हमने क्या ले लिया, कलर ले लिया। तो अब हमारे पास में लेट सपोज अगर हम सीड की बात कर रहे हैं तो एक हमारे पास में शेप है राउंड और कलर हमारे पास में है येलो। लेट सपोज दिस वन इज राउंड, ठीक है, और दिस वन इज येलो। अब राउंड एंड येलो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मुझे दूसरा कैरेक्टर लेना है, लेट सपोज दूसरा है ग्रीन। ग्रीन खुद को कैसे या रिंकल्ड, तो रिंकल्ड के लिए मैंने ले लिया ये डबल आर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये रिंकल्ड है। और दूसरा मैंने कैरेक्टर ले लिया स्मॉल वाई, जो मैंने ग्रीन के लिए ले लिया। ठीक है, दो मैंने यहां पे ले लिया। अब देखना, जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं, यहां पे भी क्या होगा, एक टाइम पे हम एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। तो यहां पे जो आपके पास में गैमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे, आर वाई एंड आर वाई। यहां पे क्या गैमीट बनेंगे, आर वाई एंड आर वाई, यही बनेंगे ना। तो अल्टीमेटली जब हम इन गैमीट्स की बात करते हैं या फिर हम पेयरिंग की बात कर रहे हैं, अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, इस बात को ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं, जो हमारा यहाँ पे मेटिंग के बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका राउंड सीड हो सकता है, येलो हो सकता है, राउंड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है, येलो हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। बताओ मुझे, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे कि जो हमारा रिजल्टेंट सीड आएगा वो राउंड होगा, जरूरी नहीं है हमेशा येलो हो, वो राउंड ग्रीन भी तो हो सकता है।
और जो येलो आएगा जरूरी नहीं है हमेशा राउंड हो, वो आपका रिंकल्ड भी तो हो सकता है ना। तो अल्टीमेटली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि ये जो कैरेक्टर आपके असॉर्ट करते हैं ये इंडिपेंडेंटली करते हैं, इसको किसी से फर्क नहीं हो रहा, किसी ने किसी को रोक के नहीं रखा है कि अगर तुम येलो बनोगे तो तुम राउंड ही बनोगे, तुम ग्रीन नहीं बनोगे, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। या फिर अगर तुम यहाँ पे रिंकल्ड बन रहे हो तो तुम हमेशा ही ग्रीन बनोगे, तुम येलो भी तो बन सकते हो, है ना। किसी ने किसी को नहीं रोक के रखा है, सब इंडिपेंडेंट हैं, सब अपनी मर्जी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली कैसे भी असॉर्ट कर सकते हैं, यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको कोई मैं पूछूं कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, हाँ जी, ये किसने दिया था, किसके बेसिस पे था, तो ये था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। बोलो समझ में आई ये बात, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल तरीके में, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको ये वाली चीज समझाई है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को। बताओ समझ आया? क्लियर है सबको? चलिए अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। मैं इसका वो निकाल देती हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी समझाती हूँ दोबारा से मतलब कि रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है। बताइए यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो अगर मैं इसका क्रॉस देखती हूँ, ध्यान से देखना, इसका क्रॉस क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। अब जब हमने यहाँ पे गैमीट्स को देखा ना, और गैमीट्स का हमने क्या किया, अल्टीमेटली क्रॉस बनवाया। अब क्रॉस आप देख लेना सारे, है ना, क्रॉस आपको समझ आ गया। तो देखो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, ये गैमीट बने जैसे कि आर वाई, ये है आर वाई, ये है आर वाई, और ये है हमारे पास में आर वाई। इस तरह से गैमीट है, जो गैमीट यहां लिखेंगे वही सामने की तरफ को भी होगा सेम। तो ये आपका आर वाई है, ये आपका आर वाई है, ये आपका आर वाई है, और ये आपका आर वाई है, ठीक है, राइट, ठीक है, ये ओके, ठीक है जी, ठीक है, ये स्मॉल वाई है, हाँ ये स्मॉल वाई होगा, चलो ठीक है, आर वाई, ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ठीक है, ओके, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे अल्टीमेटली कुछ गैमीट्स बना लिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है और कैसे होता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो, अब जब हम यहाँ पे क्रॉसेस बनाते हैं ना, क्रॉसेस में आप रेशो को देखना, ठीक है, ये आपने देख लिया, अब वहीं पे लिखती हूं। जब आप यहाँ पे क्रॉसेस को बनाते हो तो आप बोलते हो कि जो रेशो है, ठीक है, ऐसे बना देती हूं। चलिए अब यहां पे आप देखना, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम जब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया, दो कैरेक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर किया। अब जब हम रेशो की बात करते हैं ना, रेशो में आपने क्या याद किया होता है और कैसे याद किया होता है, यहां पे आपने याद रखा होता है 9:3:3:1, है ना। इसी तरह से आपने रेशो को याद रखा होता है, बताओ
है ना। फिनोटिपिक रेशियो को आपने ऐसे याद रखा होता है 9:3:3:1, ठीक है। और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो कैसे याद रखी होती है, इसी तरह से याद रखी होती है। अब ये रेशियो हमने कई बार क्या किया होता है, डायरेक्ट ही रट्टा मार लिया होता है, ठीक है। तो दिस वन इज योर फिनोटिपिक एंड दिस वन इज योर जीनोटिपिक रेशियो। अब हम बात करेंगे कि ये फिनोटिपिक रेशियो और ये जीनोटिपिक रेशियो आपकी कहां से आती है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि इसका एक हम क्रॉस बना लेते हैं प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद में हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दूंगी सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर मैं लिखा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे भी लिख दूंगी कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। दो हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे भी लिख दिया स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। और लास्ट में हमने लिख दिया स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे लिख दिया स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम क्या करेंगे, इसके वो बना लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आर के बना लेते हैं। आर और आर बन जाएगा, यहाँ पे आर और आर बन जाएगा, यहाँ पे आर और स्मॉल आर बन जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर बन जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर बन जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा, स्मॉल आर बन जाएगा, और यहाँ पे अगेन स्मॉल आर बन जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा, स्मॉल आर बन जाएगा, एंड स्मॉल आर बन जाएगा। बनाया आपने? आपका भी सेम ही बनाना मेरी तरह, बताओ, बोलो सेम ही बनाना आपका भी, ठीक है। आर, ठीक है, आर एंड आर, ठीक है। अगला वाला भी आर, ठीक है, आर, ठीक है जी, आर, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर एंड आर। आपके भी सबके यही बने ना। चलिए अब वाई वाला बना देते हैं, ठीक है। वाई वाला बना लेते हैं, इसको अलग पेन से लिख लेती हूँ। चलिए तो यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका जैसे कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ बन जाएगा वाई एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड वाई। चलो जब इसको कर दो बाय बाय, बन गया ये। बताओ आपका भी यही बना? देख लो, साइड हट जाती हूँ, दिख रहा है बोर्ड पे क्लियर? चलिए आपका ही बनाना, ये सेम ही बनाना सबका। चलिए ये हमारे पास में क्या है जो हमने बनाया, इसी को हम पुनेट स्क्वायर भी बोल देते हैं, इसी को हम चेकर बोर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जब हम रेशो की बात करते हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, अभी जब हम रेशो काउंट करते हैं ऐसे गिन रहे होंगे कितने 9 है। चलो अब गिन के भी आपको दिखा देते हैं। ये है आपका राउंड और ये है आपका येलो, ठीक है। चलो ये भी करके दिखा देते हैं। ऐसा करती हूँ, जो राउंड येलो है उसको मैं नंबरिंग देके लिखती हूँ ताकि आपको इजी रहे कि मैम क्या बता रहे हैं, ठीक है। चलो ये भी करके देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ठीक है। 1 2 3 करके लिखती हूँ। ये है आपका राउंड और ये है आपका येलो, इसको मैंने लिख दिया 1, ठीक है। उसके बाद में ये भी है राउंड, ये भी है येलो, इसको लिख दिया 2। ये भी है राउंड, ये भी है येलो, इसको लिख दिया 3। ये भी है राउंड, ये भी है येलो, इसको लिख दिया 4। ये भी राउंड, ये भी येलो, इसको लिख दिया 5। देन राउंड येलो 6, देन राउंड येलो 7, देन राउंड येलो 8, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा राउंड येलो 9, ठीक है। ऐसे आया, बताओ।
तो यहाँ पे हमारे पास में देखो राउंड येलो हमारे पास में कितने आ गए बेटा, 9 आ गए। सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए अब गिनते हैं दूसरे वाला, ठीक है। अब दूसरे वाला हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाला तो हमारा पूरा हो गया, अब यहां से शुरू करते हैं। ये है हमारा राउंड और ये है हमारा ग्रीन, इसको लिख दिया 1, ठीक है। अगला हमारे पास में ये भी है राउंड और ये भी है ग्रीन, इसको लिख दिया मैंने 2। अब देखो यहाँ पे राउंड ग्रीन कोई है नहीं, यहाँ पे कोई है, ये है हमारा राउंड और ये है हमारा ग्रीन, इसको लिख दिया 3G। तो हमारे पास में राउंड ग्रीन कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए अब अगले वालों को भी सॉर्ट कर लेते हैं, अगले वाले क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं किसको नंबरिंग नहीं हुई है। चलो अब ये वाला है हमारा रिंकल्ड और ये है हमारा जी येलो, ठीक है। ये है हमारा रिंकल्ड और ये है हमारा येलो। चलो इसको भी लिख लेते हैं, रिंकल्ड येलो। हमारे पास में अभी तक कितना आ रहा है आपका, एक ये हो गया, कहाँ गया, एक ये हो गया आपका रिंकल्ड येलो, ठीक है। एक ये हो गया आपका रिंकल्ड येलो और एक ये हो गया आपका रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो भी कितने आ गए आपके पास में, 3 आ गए। अब लास्ट में हमारे पास में क्या आ गया, रिंकल्ड और ये आपका कैसा है जी, ग्रीन है। तो यहाँ पे हमारा रिंकल्ड ग्रीन कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। यहां तक सबको समझ आया? बताओ फटाफट से, पहले कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां तक सबको रेशो क्लियर हुई, क्या है कौन सा 9331 है? तो 9331 का मतलब क्या है, 9 राउंड येलो, 9 राउंड ग्रीन, देन रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ये है 9:3:3:1। आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। इसको लिख भी सकते हो कि राउंड येलो, देन आपका राउंड ग्रीन आ गया, देन आपका रिंकल्ड येलो आ गया, देन रिंकल्ड ग्रीन आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? अब सुनो, अगर आपको कोई पेपर में बोले कि मैं आपको एक क्या दे रहा हूं, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस दे रहा हूं और आपको मुझे बताना है कि इसमें कितने आपके राउंड येलो हैं, तो आप लोग क्या ऐसे क्रॉस बना के इतना लंबा गिनने बैठोगे? ये बताओ मुझे, ऐसे क्रॉस बना के इतना लंबा गिनने बैठोगे क्या? तो अगर इतना लंबा गिनना होगा और ऐसे क्रॉस बनाना होगा तब तो आपका डेफिनेटली टाइम वेस्टेज है ना, तब तो बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है कि जब भी हम यहाँ पे डाई हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, क्या बोला, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब है, ये बेसिकली मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ कि डाई हाइब्रिड का मतलब है 2 मोनो हाइब्रिड। मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ कि यार ये तो डाई हाइब्रिड बोल रहे हैं लेकिन ये तो बेसिकली क्या है, 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं। तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और मोनो हाइब्रिड में जो मेरे पास में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो आई थी, बताओ क्या आई थी जीनोटिपिक रेशो, बताओ। मोनो हाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशो हमारे पास में क्या आई थी, बताओ, यही आई थी, ठीक है। फिनोटिपिक आपकी क्या आई थी और जीनोटिपिक आपकी क्या आई थी, बताओ। 3 टॉल है ना, उल्टा लिख दिया मैंने। अब अगर हम इसकी रेशो निकालनी हो, हम क्या करेंगे, ठीक है जी, यहां तक पता चला। अब देखो अगर हम इसको इस तरह से बोल रहे हैं और जीनोटिपिक रेशो की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में 1:2:1 आई है और फिनोटिपिक हम बोल रहे हैं 3:1 आई है। पीछे तो उल्टा तो नहीं लिखा, पीछे सही लिखा है ना, हाँ। जीनोटाइप हमारी 1:2:1, फिनोटाइप 3:1 सही लिखा है। देखो अब अगर मुझे बोलना हो कि भाई इसको निकालो डाई हाइब्रिड में, मैं बोल रही हूँ इसको निकालो डाई हाइब्रिड में, कैसे निकालोगे, देखो 1:2:1 को मल्टीप्लाई कर दो अगेन विद 1:2:1 से, तो क्या बन जाएगा ये, देखो 1:2, इसको इससे किया, इसको इससे किया 1:2, फिर इसको इससे किया, क्या बन गया 1, ठीक है। इतना कर मैथ्स तो सबको आता होगा, है ना। चलिए अगला 2:2 से, ये 2 से फिर इसको किया, 2 2 4 और 2 से फिर इसको किया, कितना हो गया
टू वन जा टू, फिर यहां से शुरू करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? आ गई आपकी डाइहाइब्रिड की रेशो। कहीं पे कुछ गिनना पड़ा? नहीं गिनना पड़ा। कहीं पे कुछ ढूंढना पड़ा? नहीं ढूंढना पड़ा, हमें यहीं से पता चल गया। चलो अब बताओ फिनोटिपिक निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी? 3:1 इंटू क्या कर दूंगी? 3:1, क्या बन जाएगा? 3 3 9, 3 एकम 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। लो जी, आ गई आपकी यहाँ की रेशो भी। बताओ, कुछ यहाँ पे पापड़ बेलने पड़े? बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा रेशो निकाली, सीधी सीधी आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया डाइहाइब्रिड की रेशो? सबको समझ में आया यहां तक? बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है जी। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं। यहां तक हमने निकाल लिया। अब मान लो मैं आपको बोल रही हूं कि ट्राई हाइब्रिड की रेशो निकालो। ट्राई हाइब्रिड की निकालो, कैसे निकालोगे? अब मैंने आपको बोल दिया कि ट्राई हाइब्रिड की निकालो, 9:3:3:1 इंटू क्या कर दो? 3:1। ट्राई हाइब्रिड के लिए डाई को और ट्राई को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 9 3 27, 27 9 है ना, इस टू 9 1 जा 9 इस टू 9। ठीक है, इस टू 3 से करो, 3 3 9, 3 एकम 3 3 इस टू 9 इस टू 3 इस टू 3 इस टू कितना हो गया? 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3:1। लो आ गई, ट्राई हाइब्रिड की भी रेशो आ गई। तो ऐसे अगर आपको कोई बहुत आगे तक भी बोलते तो आप सारे रेशोज निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? तो ये हमने रेशो भी निकाल दी। चलिए ठीक है, ठीक है, लग गया पता यहां तक? बोलो, अब जिसको गिनना है बैठ के वो गिनता रहे कि रेशो निकालूंगा, 1 1 1 करके काउंट करूंगा, फिर लिखूंगा। कोई जरूरत नहीं है इतनी काउंट करके लिखने की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कितने कैपिटल आर हैं, कितने कैपिटल वाई हैं, फिर यहाँ पे देखूंगा कितने स्मॉल आर हैं, कितने स्मॉल वाई हैं, फिर उनको टोटल लिखूंगा, फिर काउंट करूंगा। तो जिसको ऐसे करना है वो करे, हम तो भाई ऐसे शॉर्टकट में करेंगे जितना हमसे होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? बोलो, किसी को क्लियर नहीं हुआ? और जो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम क्रॉसेस आराम से करवाना, बड़े डाउट आते हैं क्रॉसेस में, कोई डाउट आया? अभी तक नहीं आया। बहुत सिंपल क्रॉस है, बहुत इजी क्रॉस है, सब कुछ हमने बहुत आराम से कर लिया। तभी मैं कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्रॉस को रोज टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जब क्रॉसेस हो जाएंगे ना तो मैं फटाफट चीजें करवाऊंगी। फिर मत बोलना, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। अभी तक को जेनेटिक्स खत्म होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ब्रीडिंग भी तो पढ़ना है ना। ठीक है, तो इसके बाद भी मैं सिलेबस को थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी। ठीक है, काउंट करने का काम तो मैं दे ही नहीं रही, मैं तो आपको सीधा बोल रही हूँ कि सीधा रेशियोस आपको पता चल जाएंगे, डाई हाइब्रिड में कितनी है, ट्राई हाइब्रिड में कितनी है। चलिए, यहां तक किस किस को समझ में आया? बताओ, सबको क्लियर है यहां तक? चलो नाउ हम लोग स्मार्ट बनेंगे, राइट? चलिए, अब मैं आपको यहीं पे एक और चीज बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम पेपर में पता ही नहीं चलता क्या क्वेश्चन है क्या है। अब मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगी, दैट इज मेथड ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। मेथड ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, मेथड ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। चलिए, अब हम सीखेंगे कि गैमीट फॉर्मेशन का मेथड क्या होता है। तो एक इजी तरीका है जिसको हम बोलेंगे फोर्क मेथड, इसको हम बोलेंगे फोर्क मेथड। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा पढ़ते हैं ताकि हमें छोटी चीजें समझ में आए। मान लो यहां पे हमने राउंड सीड की बात की, ठीक है, और दूसरा कैपिटल वाई हमने स्मॉल वाई ले लिया, और तीसरा हमने कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें कितने गैमीट्स की पॉसिबिलिटी है, कितने गैमीट्स बनेंगे? बताओ, बनाओ। चलो, आपको दे दिया मैंने ये काम, कितने गैमीट्स बनेंगे बताओ, बताइए। टाइम लग रहा है? बताओ बताओ भाई, मैं 2 सेकंड में बता दूंगी। आप बताओ, आप कितने गैमेट्स बनाओगे? पक्का लिख के बना रहे होंगे, लिख के बना रहे हो?
बोलो श्रद्धा, ओम प्रकाश, कितने लोग हैं यहाँ पे? सब लोग लिख के गैमीट बना रहे हो मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ लिख के बना रहे हो। बताओ कितने गैमीट बनेंगे? अच्छा एक ने बोल दिया मैम 5, त्याग बोल रहे हैं 5, तन्मय, श्रद्धा, त्याग, ओम प्रकाश, बताओ भाई। अब बोलोगे मैम एक तो आप बोल रहे हो जल्दी बताओ, ऊपर से हम गैमीट बना रहे हैं, आप प्रेशर दे रहे हो कि बना बताओ कितने बनेंगे कितने बनेंगे। अच्छा एक बोल रहे हैं कि 6 बनेंगे। अच्छा जी चलो ठीक है, देख लेते हैं कैसे गैमीट बनेंगे। देखो इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अरे टैलेंटेड की बात नहीं है, मैं तो आपको ट्रिक्स सिखा रही हूँ छोटी छोटी, कि पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आए। वैसे एएफओ में इतने डीप में, और डीप में इन द सेंस कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैलकुलेशंस के बहुत ऐसे नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं आपको हर टाइप की चीजों के लिए रेडी कर रही हूँ। ठीक है सुनो सुनो ध्यान से सुनो, इसको कैसे करते हैं। सब 6 लिख रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो। फोक मेथड में आप सबसे पहले देखो, पहला क्या है आपका, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो सबसे पहले आर लिख लो, चलो लिखो सारे मेरे साथ साथ करो तभी पता चलेगा। ये मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी दी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे कैपिटल आर। ठीक है दोनों में से एक गैमीट हमने निकाला, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बेसिकली कैपिटल आर लिख दिया। अब कैपिटल आर के आगे देखो क्या पॉसिबिलिटी है, कि एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो ये कैपिटल वाई के साथ में भी जा सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इसकी मर्जी, और इसकी मर्जी है ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ में भी जा सकता है। ठीक है कैपिटल वाई होना था यहाँ, ये कैपिटल वाई के साथ में भी जा सकता है, ये स्मॉल वाई के साथ में भी जा सकता है, वो मर्जी इसी की है, सिर्फ और सिर्फ इसी की मर्जी है, चाहे ये कैपिटल वाई के साथ जाए चाहे ये स्मॉल वाई के साथ जाए। ठीक है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है भाई, इसकी मर्जी है। ठीक है अब देखो, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो y है इसकी मर्जी है, चाहे ये कैपिटल T के साथ जाए चाहे ये स्मॉल t के साथ जाए, और स्मॉल y की भी मर्जी है, चाहे कैपिटल T हो चाहे यहाँ पे स्मॉल t हो। अब देखो, अब जब मुझे गैमीट बनाने हैं तो मैं गैमीट कैसे बनाऊंगी, कैपिटल R Y एंड T, एक ये बन गया, कैपिटल R Y एंड T दूसरा ये बन गया, तीसरा कैपिटल R Y एंड T, चौथा कैपिटल R Y एंड T। कितने गैमीट बने बताओ भाई, 5 और 6 वाले सबके गलत है। कितने गैमीट बने, 4 गैमीट बने। कितने गैमीट बने, 4 गैमीट बने। कंफर्म हुआ। अब मैं इससे भी शॉर्ट ट्रिक आपको एक बताऊंगी, पर वो बताऊंगी आपको एक क्वेश्चन देने के बाद, ताकि आपको आइडिया तो लगे कि मैम करवा क्या रहे हैं। समझ आया यहां तक सबको, क्लियर है सबको? बताओ फोर्क मेथड समझ में आया? इतना इजी है, गैमीट कैसे बनाने इतना इजी है। ठीक है चलो अब एक और देती हूं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, कैपिटल आर मैं आपको यहां पे दे रही हूं, ठीक है, और स्मॉल आर दे रही हूं, कैपिटल वाई दे रही हूं, और टी दे रही हूं। ठीक है दोनों ही कैपिटल टी हैं। सुनाई दिया क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी। अब इसके गैमिट्स बनाने, कोई और सुन रहा होगा उसको लगेगा क्या कैपिटल स्मॉल लगा के रखी है इतनी देर से, है ना, आवाज ही ऐसे जा रही है। चलिए अब आपको बताना है क्या गैमीट बनेंगे, बताओ फटाफट कितने गैमीट बनेंगे, क्या गैमीट बनेंगे बताओ मुझे। बताओ भाई, 2 मिनट का काम है ये तो, मतलब ऐसे ऐसे आना चाहिए ये वाला। तो देखो कैपिटल आर है हमारे पास में यहां, और एक हमारे पास में है अगला स्मॉल आर। तो अब जो मैं गैमीट बनाऊंगी वो कैसे बनेगा, कैपिटल आर वाई एंड टी, मतलब कि एक ये बना एक ये बन जाएगा, वाई एंड टी। कितना बना, कितने गैमीट बने बताओ, 2। कितने बने टोटल, 2। समझ आया। एक और क्वेश्चन देती हूँ और लास्ट में फिर ट्रिक बताऊंगी, फिर बोलोगे मैम इतना काम क्यों करवाया। चलो लास्ट में एक और कर लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी। चलो इसके बताओ कितने गैमीट बनेंगे, सो सिंपल सो इजी। चलो बताओ इसके कितने गैमीट बनेंगे। अब तो इतने इजीली करवा रही हूँ ना, एक एक चीज आपको टिप्स पे करवा रही हूँ। अब क्वेश्चंस गलत हुए पेपर में फिर देखना। चलो टाइम दे रही हूँ आपको सॉल्व करने का, बताओ फटाफट बताओ।
ठीक है, तब तक हम लोग भी पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी पी लो, है ना। चलो बताओ फटाफट से कितने बनेंगे, और बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी आपको इसकी, ठीक है। अब कोई नहीं बोलेगा कि उसको क्रॉसेस नहीं आते। वेरी गुड, सही आंसर कर रहे हो, वेरी नाइस। देखो लिखो लिखो फटाफट। देखो यहां पे कैपिटल आर वाई एंड टी, ठीक है, कैपिटल आर वाई एंड टी। एक हमारे पास में ये बन गया, एक हमारे पास में बन जाएगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड टी, दो ये बन गए। दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड टी, तीसरा बन जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड टी। ये कितने बन गए, दो बन गए। टोटल कितने बन गए, यहाँ पे चार बन गए। अब आप एक चीज नोट करो, अगर मैं आपको नंबर ऑफ गैमीट पूछूं, अगर आपको ये क्रॉस बनाना ही ना हो, मैं टाइम ही ना दूं, ऐसे बोलो 2 मिनट में बताओ, तो कैसे बताओगे। देखो ये जो मैंने आपको दिया है ना, इसमें सिर्फ इतना देखना है कि, यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रिक, यहाँ पे सिर्फ इतना देखना है कि कितने नंबर हमारे पास में ऐसे हैं जिसमें आपका जो होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है। कितने हैं देखो, 1 2, इतने ही है। देखो जरा कितने हैं, आपको ऐसा देखना है इसमें बेसिकली कि किसमें आपके यहाँ पे क्या है, कितने आपके नॉन होमोजाइगस हैं, वो देखना है। देखो कितने हैं, तो यहाँ पे कितने आपके 2 हैं, तो 2n याद रखना। अगर 2 हैं तो 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगले में देखो जिसमें आपके 2 बने, कितने थे आपके जो सेम नहीं थे, एक था, तो 2n था, 2 1 इज इक्वल टू 2। अब अगले में देखो कितने आपके पास में, 1 2, तो अगेन 2n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितने बन गए गैमीट, 4 बन गए। समझ आया। जो आपके सेम नहीं है एलील, उनको देखना है। तो अगर एक है पेयर तो रेज़ टू पावर 1, 2 है तो रेज़ टू पावर 2, 3 है तो रेज़ टू पावर 3। समझ में आया यहां तक, बताओ यहां तक सबको क्लियर है। चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूं, अगर समझ आ गया तो एक और क्वेश्चन देती हूं। बताओ कितने गैमीट्स बनेंगे, इसमें तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए। हाँ हेट्रोजाइगस देखना है आपको कितने हैं, बताओ कितने बनेंगे इसमें, इसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगाना है। बताओ कितने बनेंगे, 2n है, बताओ कितना आएगा नंबर ऑफ गैमीट्स, बोलो बताओ बताओ। इसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, फटाफट बताओ। क्या का आंसर आ गया, वेरी गुड, सही दे रहे हो आंसर। ठीक है, सबका आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, वेरी नाइस, बिल्कुल 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 सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबका आंसर 8 आ रहा है, मतलब कि सबको कॉन्सेप्ट बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए तो अब आपको ये समझ आ गया कि गैमीट्स को बनाने के लिए आपको ओवर एंड अगेन बार बार ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है, गिनने की जरूरत नहीं है। गैमीट आपको ऐसे पता चल जाएंगे, आप कितने गैमीट बना रहे हो, सही बना रहे हो गलत बना रहे हो, ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए अब यहां तक बताओ सबके बेसिक्स क्लियर हुए, यहां तक सबके देखो मुझे तो लगता है ना, मुझे पीपीटी लेके नहीं आनी चाहिए क्लास में, आधे से ज्यादा तो मैं लिख देती हूँ, है ना। चलो ये देखो सब कुछ तो लिख के करवा दिया आपको, जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, तो ये हमने सारा क्लियर कर दिया। क्लियर, समझ आया यहां तक, बोलो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका, सबको समझ में आया। चलो अब ना जो थ्योरी है इसको फटाफट से हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं
और इस थ्योरी को हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको और भी चीजें सिखाऊंगी। और अब मुझे बताओ कि ये टेक्निक सबको समझ में आई? कोई ऐसा जिसको अभी भी जेनेटिक्स टफ लग रही है? कोई ऐसा? कोई ऐसा जिसको जेनेटिक्स टफ लग रही है? मैं लगने नहीं दूंगी। है कोई ऐसा? क्लियर? नाइस। करोगे आराम से तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना मैंने बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इसलिए मैंने जो लॉज थे ना, लॉज को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है। जैसे कि ये जो आपके लॉज थे इनको मैंने पहले दे दिया है, और बाकी जो आपका डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट था वो मैंने बाद में दे दिया है, इसीलिए इसी रीजन की वजह से। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट आपका पहले लिखा होता है, ठीक है। अगर मेंडल की क्या बोले पीपीटी से पता चलता है ये पढ़ना है, तो पीपीटी तो दे ही रही हूँ मैं, थ्योरी तो दूंगी ना आपको। पढ़ना क्या आपने? थ्योरी तो पढ़नी है ना, तभी तो लाई हूं, है ना। चलिए पीपीटी की जरूरत पड़ती है, फोटोज दिखानी, कितनी चीजें होती है ना। तो वो तो ऐसी मतलब मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसमें बिना फोटोज के तो काम चलेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएंगे आधी चीजें बिना फोटोज के। तो मुझे फोटोज तो दिखानी ही पड़ती हैं, नहीं तो मेरा तो बहुत बार ऐसा मन करता है कि मैं सिर्फ एक फोटो लेके आऊं और सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बस दिखाने के लिए फोटो दिखा दूं कि ये फोटो है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कई बार मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मेंडल की। मैंने आपको एक बात बता दी कि मैंने पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसीलिए दिया है क्योंकि ट्रूली अगर हम बोलें तो 2 लॉज है, लेकिन अगर मेंडल की टर्म्स में बोलें तो उन्होंने अपनी तरफ से 3 दिए थे, है ना। और तीसरे को क्योंकि हम डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास में ऑप्शन ही ना हो, 2 का ऑप्शन ही ना हो, तो ऑब्वियस है कि आपको 3 में जाना ही पड़ेगा, है ना। अगर 2 का ऑप्शन ही ना हो तो आपको 3 में तो जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कॉन्सेप्ट मैंने सबको समझा दिया कि लॉज का क्या फंडा है। अब ऐसा करते हैं, अब यहां से लॉस देखते हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि मैंने आगे पीछे क्यों लिखा है। बाकी बुक्स में या कहीं और देखोगे तो वहां पे पहले डोमिनेंस लिखा होता है, फिर बाकी के लॉस लिखे होते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि एक और रीजन भी था कि मुझे आपको कुछ एक्सेप्शन समझानी थी, और वो एक्सेप्शन मैं चाहती थी लॉस खत्म होने के बाद में समझाऊं, इसलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे दिया है। सबको क्लियर होगी ये बात? चलिए फिर मत बोलना कि मैम ने जानबूझ के आगे पीछे रखा है, रीजन ये है। चलिए सुनिए, सबसे पहले आपके पास में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। नंबर मैं इसको कोई नहीं दे रही हूं, क्यों? क्योंकि अगर नंबर दूंगी ना तो कुछ बुक्स में इसको सेकंड लॉ लिखा है, फर्स्ट डोमिनेंस को ही लिखा होता है, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ लिखा होता है वो डोमिनेंस को ही दिया होता है, इसलिए मैंने नंबर यहां से हटा दिया। चलो अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, पहला क्या है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जब अ पेयर ऑफ एलील इज प्रेजेंट इन अ हाइब्रिड। अब देखना लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो लैंग्वेज देखो ये क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ एलील इज प्रेजेंट इन अ हाइब्रिड दे रिमेन टुगेदर विदाउट कंटेमिनेटिंग ईच अदर and segregate or separate from each other during the formation of gametes maintaining their purity। यही तो हमने बोला कि देखो ये हमारे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे जैसे इसने टी बनाया है ना, ये F1 हाइब्रिड है, आगे इसके जो गैमीट्स बने वो कैपिटल टी स्मॉल टी बने। तो ये बोलता है कि जब भी हमारे पास में गैमीट्स प्रेजेंट होंगे या जो एलील प्रेजेंट होंगे वो इकट्ठे रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करेंगे, रहेंगे वो हमेशा क्या, प्योर ही। और अल्टीमेटली जब ये आपके प्योर गैमीट्स अपनी अपने गैमीट बनाएंगे, ये जो फैक्टर्स हैं, तो अल्टीमेटली जो ये कॉपीज होंगी जीन्स की, जो एलील होंगे वो भी सेपरेट हो जाएंगे और गैमीट बना देंगे। तो क्या बोलता है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमने इसीलिए क्या बोल दिया, लॉ ऑफ प्योरिटी, क्योंकि कुछ भी मिक्सिंग अप नहीं हो रही है। इट स्टेट्स दैट व्हेन एनी इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस गैमीट्स द कॉपी ऑफ जीन सेपरेट सो दैट ईच गैमीट प्रोड्यूसेस रिसीव्स ओनली वन कॉपी एंड अ गैमीट विल रिसीव वन एलील ऑल दी अदर। ये हम सबको समझ हो गया, समझ में आ गया कि ये क्या बोल रहा है। अब आपको भी ये बात पता है कि जब हम बनते हैं, जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं, तो हमारे में भी क्या हुआ है, पेरेंट्स से हमारे में जीन आए हैं, एक पेरेंट से आया है क्रोमोसोम, एक दूसरे पेरेंट से क्रोमोसोम आया है ना, और अल्टीमेटली जो डोमिनेंट वाला एलील है उसने खुद को क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हर एक एलील क्या करता है, अपना गैमीट बनाता है। आगे देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया हुआ है, यहाँ पे प्योर टॉल था, यहाँ पे प्योर डॉफ था। हमने क्या किया, इसके गैमीट देखे, एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया, आगे तो एक ही आएगा, और इन्होंने गैमीट बना दिए, और अल्टीमेटली मोनो हाइब्रिड में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब हमने क्या किया, इसी को हमने अल्टीमेटली क्या किया,
सेल्फिंग करवा दी, और जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई तो F2 जनरेशन में आपने देखा सेकेंड जनरेशन कौन सी होती है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, अगर आपको कोई बोले F1 जनरेशन में बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैम सारे टॉल निकलते हैं। मैं बोलूंगी F2 जनरेशन में क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम 3 टॉल 1 डॉफ। समझ आया? F1 जनरेशन में सारे टॉल। F2 जनरेशन में जब सेल्फिंग करवाई तो यहाँ पे देखो आपके जैसे कि फीमेल गैमिट्स है, मेल गैमिट्स है, तो ये क्या करेगा, T और T यहाँ पे लिख दिया, ये और ये यहाँ पे लिख दिया, ये और ये यहाँ पे लिख दिया, ये और ये यहाँ पे लिख दिया। यानी कि हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे बता दी, और यहाँ पे हमारी रेशो भी आ गई। ये मैंने आपको सारा समझा दिया। तो आप क्या बोल सकते हो, अब देखो 100 में से अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ कितने टॉल हैं, तो आप बोलोगे 3 टॉल हैं। क्या बोलोगे, 4 में से 3 टॉल हैं, 3/4 क्या है आपका टॉल है, या मैं बोलूंगी 75% टॉल है। जो रेशोज में प्रोपोर्शन में आप गलती करते हो ना परसेंट में, कि मैम हमने तो देखा था इतना परसेंट है, हमने लिख भी दिया 25% है, लेकिन हमारा आंसर सही क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हम यहाँ पे देते हैं ना वैल्यूज, हम बताते हैं कितने में से बता रहे हैं। अब 3 टॉल बता दिया, 3 टॉल मुझे क्या पता कितने में से 3 टॉल है, वो 10 भी हो सकते हो, 15 भी हो सकते हो, 20 भी हो सकते हैं, ये तो बताओ कितने में से कितने बता रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 में से 3 टॉल बता रहे हैं। अल्टीमेटली डॉफ भी हम क्या बता रहे हैं, 4 में से 1 डॉफ बता रहे हैं, यानी कि 25% क्या है यहाँ पे डॉफ आए। ठीक है, तो जब आप रेशोज में गलती करते हो, रेशोज में क्या गलती करते हो, आप यही नहीं देखते कि टोटल में से कितना बता रहे हैं। ठीक है, तो टोटल में से रेशो निकलती है हमेशा। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी आपको? आगे जाके मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, ये सबको समझ आ गया। अब आप बोलोगे मैम क्या ये सेग्रीगेशन का जो लॉ है ये सब चीजों के लिए सेम रहता है, या कहीं पे भी ये लॉ आपका चेंज होता है? तो ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, सबके लिए सेम रहता है। लेकिन जब हम पॉलीप्लॉइडी वगैरह की बात करते हैं या कोई म्यूटेशंस हो जाती है, वहां पे हो सकता है हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, अदरवाइज ये लॉ जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है। लेकिन ट्राइसोमी हो गया, पॉलीप्लॉइडी हो गया, तो इसके केस में हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलती है, अदरवाइज ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है। चलिए अब दूसरा करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नंबर में हटा रही हूं, रीजन मैंने आपको बता दिया, और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है इसको फर्स्ट नंबर पे आपको नोट्स में लगा के दे दूंगी। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। हमने क्या बोला कि the law of independent assortment states that the allele of 2 or more genes, 2 या 2 से ज्यादा जो जीन्स होंगे, get sorted into gametes, गैमीट बनाएंगे independently to each other. This means that the inheritance of gene does not influence the inheritance of another gene. कि जब हम बात करते हैं इसकी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, बेटा जो आप लिंकेज की बात कर रहे हो वो इसके लिए एक्सेप्शन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, इस लॉ के लिए क्या बोलता है कि हमारे पास में जो एलील हैं 2 या उससे ज्यादा जीन के, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, सॉर्ट होते हैं। और इसका मतलब है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन है वो दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, जैसे हमने अभी बात की थी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें एक्सेप्शन है लिंकेज। अब लिंकेज के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, A to Z लिंकेज क्या होता है, लिंकेज मैप क्या होता है, कैसे काउंट करते हैं, वो सब बताऊंगी। ठीक है, ये बात करेंगे। Law of segregation and law of dominance are based on the Mendel's observation in monohybrid cross. ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। And law of independent assortment is based on the dihybrid cross. ठीक है, ये आपका जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना एक्स्ट्रा नोट दिया होता है, वो नोट दिया है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो किस पे बेस्ड है, आपका लॉ ऑफ जो आपका मोनोहाइब्रिड पे, और जो ये वाला लॉ है ये किस पे बेस्ड है, आपका डाइहाइब्रिड पे। ये मैंने आपको शुरू में ही सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसको बताया गया है कि देखो किस तरह से आपका डाइहाइब्रिड 2 कैरेक्टर जब लेते हैं किस तरह से रेशियोज बनती हैं, वो कैसे बन रही है मैंने आपको बता दिया। और शुरू में कैसे बनाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, गैमीट्स कैसे बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे फीमेल गैमीट्स एंड मेल गैमीट्स, इनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। चलिए अब आते हैं डोमिनेंस पे, क्योंकि आप लोग बोल ही रहे हो तो इसको ना ऊपर ही कर देते हो डोमिनेंस को। ठीक है, या ऐसे चलने दूं, सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, ऐसे चलने दूं इसको, चलेगा? ऐसे पढ़ लोगे ना आगे पीछे,
आगे पीछे इन द सेंस सिर्फ डोमिनेंस को नीचे किया है, डोमिनेंस टॉप पे होना था उसको नीचे कर दिया है, चलेगा ना? देखती हूँ, अपलोड करूंगी नोट्स तब देख लूंगी। चलिए नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं, क्या बोलता है ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको बताया वही है। One allele dominant can mask the expression of the other allele recessive for a given trait. Means only dominant allele can express themselves in a heterozygous individual, resulting in the production of uniform phenotype that is all tall. That is why this law is also called the law of uniformity of the first filial generation. This law is based on F1 generation. देखो ये क्या बोलता है कि ये जो लॉ है ये F1 जनरेशन पे ही बेस्ड है, और ये लॉ क्या बोलता है कि जब भी आपके हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे, मतलब कि अलग अलग एलील प्रेजेंट होंगे, तो इसमें क्या होगा, जो डोमिनेंट वाला होगा ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, और अल्टीमेटली जितने भी फिनोटाइप बनेंगे F1 में वो सारे सेम बनेंगे, जो डोमिनेंट है वही बनेगा। जैसे कि टॉल था तो सारे टॉल बने ना, इसीलिए हम इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी कौन सा है, तो याद रखना ये है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी कौन सा है, डोमिनेंस वाला है। और इसमें यूनिफॉर्मिटी कहां देखने को मिलती है, फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टॉल है, डॉफ है, इसके बीच में क्रॉस हुआ तो हमारे पास में सारे क्या मिले, आपको टॉल ही मिले ना, F1 जनरेशन में यूनिफॉर्म ही बने, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी बोल दिया। अगला, ये जो डोमिनेंस है और रिसेसिवनेस है, ये सारा आपका फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है आपका एंजाइम्स का। क्या बोलता है, dominance and recessive of genes can be explained on the basis of enzymatic function of genes, कि जीन्स के क्या एंजाइमेटिक फंक्शन है इस पे डिपेंड करता है डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। The dominant genes are capable of synthesizing active polypeptides or proteins that form functional enzymes, whereas the recessive genes code for incomplete और non-functional polypeptides। देखो क्या बोल रहा है कि जो डोमिनेंट जीन्स हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव प्रोटीन बनाते हैं, और ये एक्टिव प्रोटीन आगे जाके एंजाइम बनाएगी जिसकी वजह से ये खुद को एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन जो रिसेसिव वाला है, रिसेसिव यानी कि म्यूटेंट जीन है, वो अल्टीमेटली क्या करेगा, इनकम्प्लीट या नॉन फंक्शनल प्रोटीन आपकी बनाएगा, और जब ये आपके रिसेसिव वाले इकट्ठे होंगे ना तभी खुद को एक्सप्रेस करेंगे। राइट, समझ आया यहां तक? नाउ कई बार लिखा होता है ना वाइल्ड, और आगे लिखा होता है म्यूटेंट। तो वाइल्ड का मतलब होता है हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, और म्यूटेंट का मतलब होता है जो चेंज हमें देखने को मिला। ठीक है, जो चेंज हमें देखने को मिला, जैसे म्यूटेशन में पढ़ा था ना, वाइल्ड टाइप तो जो नॉर्मल टाइप था, है ना, वैसे वैसे चीजें लिखी थी। तो यहाँ पे वाइल्ड अगर आएगा तो वाइल्ड का मतलब है कि नॉर्मल, और म्यूटेंट का मतलब है जो चेंज आगे हुआ। ठीक है, राइट, इसको हटा देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो नोट्स के टाइम। चलिए नाउ अब आगे बात करते हैं कि क्रॉस देख लेते हैं। ठीक है, क्रॉस हमने कैसे बताया जी, क्रॉस हमने बता दिया कि टीटी है, कैसे आपके सेग्रीगेट किए, कैसे यहाँ पे क्रॉसेस बने, ये सारा मैंने आपको बता दिया। F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, सब समझा दिया। ठीक है, अगला हमारे पास में आप देख सकते हो कि जैसे कोई जरूरी नहीं है हम टॉल कैरेक्टर ही हमेशा बात करें, ये तो टॉल इजी रहता है बात करना, तो हम इजीली समझा देते हैं टॉल से, क्योंकि पहले से हम बुक्स में इस तरह से पढ़ते आए। हो सकता है हमारे पास में यहाँ पे क्या है, आपका हेट्रोजाइगस है, या फिर कोई और कैरेक्टर आपने ले लिया है, तो देख लो ग्रीन कलर भी आप ले सकते हो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे येलो कलर भी ले सकते हो, तो यहाँ पे हम उसका भी क्रॉस करवा सकते हैं ना। तो सिंपल सी बात है कि मोनो हाइब्रिड में हम एक कैरेक्टर की बात करें, वो एक कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। टॉल हमें पढ़ने में ईजी लगता है, हमेशा से पढ़ा होता है, समझाने में ईजी होता है, तो हम जनरली टॉल एंड डॉफ की बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम और भी कैरेक्टर ले सकते हैं ना, क्योंकि जब हम डाई हाइब्रिड पढ़ते हैं वहां पे तो हम दो ही कैरेक्टर पढ़ रहे हैं एक साथ, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर है। ठीक है, क्लियर बेटा, यहां तक समझ आया सबको? नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान से सुनना, पहला है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में पॉलीप्लॉइडी लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वो एक्सेप्शन है। अगर आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करोगे तो वहां लिंकेज एक्सेप्शन है। और अगर आप यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करोगे, यानी कि कोई खुद को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो डोमिनेंस के लॉ में क्या होता है, आपको ब्लेंडेड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि मिक्स्ड ब्लेंड कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं वो नॉन ब्लेंडेड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं।
जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह की बात करते हैं, कोई कैरेक्टर मिक्स थोड़े ना और एक दूसरे के साथ में, नॉन ब्लेंडेड है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, जब एक्सेप्शन की बात करते हैं, पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो डोमिनेंस है वो पूरी तरह से नहीं है। जैसे कि मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट की बात करते हैं, तो 4 o'clock प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो हमें डोमिनेंस है वो एक की भी नहीं देखने को मिल रही प्रॉपरली। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे कि आपके फ्लावर्स हैं, रेड होते हैं, व्हाइट होते हैं और पिंक भी पाए जाते हैं। तो रेड और व्हाइट का जब हम क्रॉस करते हैं ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको जो फ्लावर देखने को मिले वो सारे पिंक देखने को मिले, यानी कि ब्लेंडिंग हो गई, मिक्सिंग हो गई रेड और व्हाइट की, तभी तो पिंक बना। तो अल्टीमेटली टेक्निकली अगर मेंडल के लॉ फॉलो कर रहे होते ये, तो यहाँ पे तो सारे के सारे रेड बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ सारे रेड बने ही नहीं। और अल्टीमेटली F2 में भी क्या होना चाहिए था, आपके रेड 3 बनने चाहिए थे और एक आपका व्हाइट बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे पिंक बन गए। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। तो याद रखना कि मेंडल में नॉन ब्लेंडिंग कैरेक्टर होते हैं, मिक्सिंग नहीं होती। एक्सेप्शन में देखोगे यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। तो क्या बोलता है, मिराबिलिस जलापा हैज 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, दैट इज रेड, व्हाइट एंड पिंक। Or when a red flower is crossed with a white flower, the heterozygous progeny has pink flowers. This phenomenon is also known as blending inheritance. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने जब दो के बीच में क्रॉस कराया तो आपको पिंक फ्लावर देखने को मिला। ठीक है, इसी क्रॉस को थोड़ा बड़ा दिखा दिया गया है, रेड फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है, पिंक फ्लावर देखने को मिला। अब इसके बाद में जब आपने पिंक फ्लावर का क्रॉस करवाया तो देखो यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे आपको पिंक दिख रहा है, यहाँ पिंक दिख रहा है, यहाँ व्हाइट दिख रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो रही है ना। अगर ब्लेंडिंग नहीं होती तो पिंक कलर कैसे आता, और अगर पिंक ही फ्लावर था तो यहाँ पे रेड कैसे आता। एलील कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ब्लेंड करके यहाँ पे इफेक्ट दे रहे हैं, फिनोटिपिक इफेक्ट। अगला देखिए, अब यहाँ पे इसी क्रॉस को दिखाया गया है, जो क्रॉस यहाँ पे फोटो लगाई है ना, इसी क्रॉस को यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, इसी को दे दिया गया है कि जैसे रेड है, पिंक है, पिंक है, व्हाइट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी अल्टीमेटली रेशो है वो क्या आ रही है, यहाँ पे रेशो आ रही है 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे रेशो क्या आ रही है, 1 रेड 2 पिंक और 1 कैसा आ रहा है आपका व्हाइट देखने को मिल रहा है। और अगर आप फिनोटाइप की भी बात करोगे तो रेड पिंक एंड व्हाइट, रेड पिंक एंड व्हाइट। तो यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूं कि देखो ये जो फिनोटिपिक रेशो है, फिनोटिपिक रेशो भी यही है। और अगर मैं जीनोटिपिक रेशो की बात करूं तो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1, जीनोटिपिक रेशो भी भाई सेम है। दैट मीन्स कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटिपिक रेशो है और जो जीनोटिपिक रेशो है वो हमेशा ही 1:1 रहेगा, सेम रहेगा, 1:1 रहेगा। जबकि जब हम बात कर रहे थे पीछे तो वहां पे तो हमने अलग अलग चीजें पढ़ी, 3:1 पढ़ा, 1:2:1 पढ़ा, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये जो रेशियो है 1:2:1 रहता है। कैसे रहता है मैंने बता दिया, देखो 1 रेड है 2 पिंक है 1 व्हाइट है, ठीक है, 1:2:1 आ गया। ठीक है, वहां पे अगर हम टॉल कैरेक्टर की बात करते तो 2 ही चीजें थी, तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ, तो 3:1 आती थी वहां पे, है ना। अगर गैमीट्स की बात करोगे तो 1:2:1 आता था। यहाँ पे भी देखो एक ये एक ये एक ये और आपका एक ये आ रहा है। ठीक है, तो 1:2:1 यहाँ पे आ गया। ये चीज सबको समझ में आई। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशो है और जो जीनोटिपिक रेशो है ये आपकी हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है। क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया, बताइए। श्रद्धा, तन्मय, ओम प्रकाश, जितने भी बच्चे हैं सबको क्लियर हुआ, बताओ भाई बताओ, टॉपिक भी करना है। चलो ठीक है, सबको क्लियर है। चलिए अब देखिए दूसरा जो है एक्सेप्शन डोमिनेंस की, एक था कि भाई किसी ने भी डोमिनेट वहां पे नहीं किया, यानी कि ब्लेंडेड कैरेक्टर देखने को मिले। एक ऐसा जिसमें बोलते हैं हम दोनों ही डोमिनेटिंग है। ठीक है, एक ऐसा जो बोलता है कि भाई हम दोनों ही डोमिनेटिंग है, कोई एक डोमिनेटिंग नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल घर पे मम्मी पापा होते हैं, कई बार या तो मम्मी डोमिनेटिंग या तो पापा डोमिनेटिंग। एक बच्चा ऐसा बोलता है मेरे तो दोनों डोमिनेटिंग है, तो वो होता है को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस में बेसिकली क्या होता है कि जब दोनों एलील आपके एक जीन के फुली खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब हेट्रोजाइगस क्या था, आवाज नहीं आ रही है, आ तो रही है सर, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी सर, आ तो रही है आवाज भाई। कुणाल आपको क्यों नहीं आ रही है? चलिए
आ रही है आवाज मेरी? सबको आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन की हम बात करते हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही खुद को, जैसे फॉर एग्जांपल मेंडल ने क्या बोला, टी है अगर, तो भाई देखो देखो टॉल ही आएगा, कोई डॉफ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई टॉल भी आएगा, डॉफ भी आएगा, यानी कि इंटरमीडिएट हाइट का आएगा। ये ऐसा बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जो हाइट होगी वो टॉल भी है, डॉफ भी है, बीच की हाइट होगी, ना वो लंबा होगा ज्यादा ना वो छोटा होगा ज्यादा, ये ऐसा बोल रहा है। जबकि मेंडल ने क्या बोला था, या तो लंबा या तो छोटा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, जब दोनों कैरेक्टर्स आपको देखने को मिले, उन कैरेक्टर्स को हमने क्या बोल दिया, को डोमिनेंस बोल दिया। को डोमिनेंस में क्या हुआ कि दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि कईयों का ब्लड ग्रुप ए होता है, कईयों का बी होता है, कईयों का ए बी होता है ए बी होता है ठीक है। कईयों का ब्लड ग्रुप ए होता है, कईयों का ब्लड ग्रुप बी होता है, कईयों का मिक्स होता है, ए बी होता है। वो कैसे हुआ, देखो अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का ब्लड ग्रुप बी है, तो दोनों ने ही खुद को डोमिनेट एक्सप्रेस कर दिया, दोनों का ही ए बी आ गया। अगर इन केस मेरे मम्मी का ब्लड ग्रुप मान लो ए था और उसके साथ में आपका कोई रिसेसिव जीन प्रेजेंट था, तो ब्लड ग्रुप तो ए ही आएगा। अगर आई बी है, आई है, तो यहाँ पे अकेला बी आना था। लेकिन जब ये दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो हमारे पास में ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ए बी आ गया। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे आपका ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी आ गया, तो ये क्या आ गया, कोडोमिनेंस आ गया। अगला कोट कलर ऑफ कैटल, कैटल में कई बार आपको दो कोट कलर देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपका क्या है, कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। इसमें भी जो आपकी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 होती है, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो मैंने आपको इसमें डेफिनेटली करानी थी, वो थी बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। उस दिन भी मैंने कहा था कि बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस दोनों करवा दूंगी, ठीक है। चलो अब बता देती हूँ। क्या हो गया भाई, इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो आप लोग लाइफ से हैं इसमें भी हमारी गलती है। हमने कब आपको कुछ बोला, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर्स, हम तो आपको कुछ बोलते ही नहीं है ना। सिर्फ पढ़ने से मतलब है और आपको पढ़ाने से मतलब है कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करो। हाँ, जहां गलती हो रही है वहां पे हम आपको जरूर टोकते हैं कि देखो ऐसे नहीं ऐसे करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा तो आपको कभी कुछ बोला ही नहीं है। ये बड़ा अच्छा वैसे आपके पास में है कि कुछ भी होगा टीचर्स को ब्लेम कर दो, हमने नहीं पढ़ा टीचर की गलती है, हमने ये नहीं किया टीचर की गलती है ना। अब मुझे बोलना चाहिए कि ये भी हमारी गलती है, कि आप लोग ऐसा बोल रहे हो ये भी हमारी गलती है, क्योंकि हम आपको डांट के नहीं रख रहे वैसा। पर मैं तो अपनी क्लासेस में बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, जनरली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट से ऐसे है कि आप सबको बिल्कुल ऐसे रखना पड़ता है कि देखो और समझो, फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस के बारे में। पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर मैं आपको खुद से क्रॉस बना के दिखा देती हूँ। क्या बोलते हैं, एक होता है जी बैक क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। तो मैंने आपको बोला कि टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस में क्या है, जैसे मान लो ये है मेरे पास में टॉल कैरेक्टर और ये मेरे पास में है जी ड्वार्फ कैरेक्टर। अब मैंने अल्टीमेटली यहां पे क्या किया, जो मेरे पास में इंडिविजुअल आया वो आया मेरा टॉल इंडिविजुअल। मान लो ये कैरेक्टर हमारे पास में बना कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूं ताकि आपको समझ में आए। ये ए है, ये बी है और ये सी बना। तो अगर मैं सी और ए का क्रॉस करवाती हूं या मैं सी और बी का क्रॉस करवाती हूं, पीछे जाके करवा रही हूं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं बैक क्रॉस। इसी को हम क्या बोल देते हैं, बैक क्रॉस, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे ए और बी है, ये आपका आप सुधर ही नहीं सकते, पढ़ लो यहाँ पे। जैसे हमारे पास में ए है और बी है, अगर हम इस दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास में बनता है सी। और ये जो आपका सी है, अगर मैं इसको इससे क्रॉस करा दूं या इसके साथ में क्रॉस करवा दूं, इसको मैंने बोल दिया कि ये है बैक क्रॉस। लेकिन मानो अगर मैं इस सी को इस बी के साथ में क्रॉस करवाती हूं, जो कि रिसेसिव है, जो कि कैसा है, रिसेसिव है, तो ये सी और बी वाले क्रॉस को मैं क्या बोल दूंगी, इसको मैं बोल दूंगी टेस्ट क्रॉस। इसको मैं क्या बोल दूंगी, टेस्ट क्रॉस। तो अगर मैं टेस्ट क्रॉस की बात करूं, ये बैक क्रॉस ही तो है, बस क्या है, मैंने इसमें पेरेंट्स दूसरे ले लिए।
तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या है? अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या है? टाइप ऑफ बैक क्रॉस। अब आप लोग मुझे बताओ ये टेस्ट क्रॉस किया क्यों जाता है? चलो बताओ फटाफट से, ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ कि क्यों किए जाते हैं ये क्रॉसेस, क्या फायदा है टेस्ट क्रॉस करने का, क्या फायदा है बैक क्रॉस करने का, बताओ। तो ये है आपकी F1 जनरेशन। तो मैं क्या बोल सकती हूं कि क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन टू एनी ऑफ इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन टू एनी ऑफ इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड क्या? टेस्ट क्रॉस। दूसरा हमारे पास में है बैक क्रॉस। दूसरा हमारे पास में क्या है? बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, दूसरा है टेस्ट क्रॉस। जस्ट अ मिनट, यहां बैक क्रॉस होना था, इज कॉल्ड बैक क्रॉस, इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है टेस्ट क्रॉस, दूसरा हमारे पास में है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टाइप ऑफ बैक क्रॉस, टाइप ऑफ बैक क्रॉस। चलिए यहां तक एक समझ में आया? हाँ त्याग बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, टेस्ट क्रॉस इज द टाइप ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट, हाँ त्याग सही बोल रहे हो, प्रोजेनी को चेक करने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, राइट, ठीक है, यहां तक जी पता चला। दूसरा क्या है? क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन with a recessive parent, type of back cross in which F1 parent का हम क्रॉस करवाते, F1 progeny का हम क्रॉस करवाते हैं with recessive parent। ठीक है जी, समझ आया सबको ये कॉन्सेप्ट? याद रखना। अब ये टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि हमारे पास में जो अल्टीमेटली पेरेंट्स थे वो कैसे थे। उन पेरेंट्स का जीनोटाइप जानने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। एक और पॉइंट बताना है, वो जीनोटाइप से याद है, अभी बताती हूँ। ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को। तो अल्टीमेटली जीनोटाइप का अगर हम जब हमने क्रॉस जानना हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं यहां पे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिए, फिर आगे करवाती हूँ। 2 पॉइंट्स बच गए हैं, वो करवा देती हूँ, दैट्स इट, राइट। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? यहां तक लिख लो, फिर आगे बताती हूं। नाउ क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, नाउ अब बात करते हैं। बैक क्रॉस इज द क्रॉसिंग ऑफ F1 विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ठीक है, F1 की क्रॉसिंग करेंगे वन ऑफ द पेरेंट के साथ में, इसको हम क्या बोल देंगे? बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस का काम क्या होता है? डिजीज रेजिस्टेंस के लिए अगर हमने कुछ डेवलप करनी है वैरायटीज, उसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, जो नए इंडिविजुअल्स हैं और जो पुराने वाइल्ड जीन्स हैं वो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं? पुराने प्लांट्स में, लेट सपोज। तो हम क्या करते हैं, पुराने पेरेंट्स हमने लेके आने नए इंडिविजुअल में, तो हम क्या करेंगे? उसको दोबारा से पुराने पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देंगे डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। दूसरा, अगर हम F1 को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवा के हमें कुछ जीनोटाइप्स देखने को मिलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि डोमिनेंट जीनोटाइप कौन सा है। जैसे कि टू डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म with a dominant phenotype is homozygous dominant और heterozygous dominant, कि हमें जानना है कि हमारे पास में जो इंडिविजुअल है वो कैसा है, क्या वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, क्या उसमें ये टीटी प्रेजेंट है या टीटी प्रेजेंट है ना। जरूरी नहीं है कि टीटी के साथ ही क्रॉस हो, कई बार ऐसे भी क्रॉस होता है। तो जो भी प्रोजनी आएगी हमें बेसिकली ये जानना है, जितना भी हमारे पास में आएगा, कि हमने एक पेरेंट को जब दूसरे से करवाया तो क्या क्रॉस आया। तो देखो यही है कि जब आप 2 का क्रॉस करवाओगे, तीसरा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा ना। लिखने में हम ऐसे लिख रहे हैं, जब फील्ड में करेंगे तब तो हम बैक जो क्रॉसेस है प्रॉपर क्रॉसेस यहाँ पे बनाते हैं। अब एक क्रॉस और आपको यहाँ पे करवाना है, दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। एक क्रॉस और करवाना है, दैट इज बहुत सिंपल है, दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस।
दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस का कुछ नहीं है कि जैसे मान लो फीमेल है और मेल है, इनके बीच में क्रॉस हो रहा है, तो फीमेल मान लो टॉल है और मेल मान लो क्या है, ड्वार्फ है। तो अगर इन दोनों के बीच में मैं क्रॉस करवाती हूं तो हाँ जी, एक टॉप क्रॉस भी होता है, वो हम ब्रीडिंग में करेंगे। अब देखो, इन दोनों के बीच में अगर मैं क्रॉस करवाती हूँ, टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाती हूँ, तो ये आपका नॉर्मल क्रॉस है। मान लो ये आपका क्या है, नॉर्मल क्रॉस हम कर रहे हैं। अगर मैंने मेल फीमेल को चेंज कर दिया, यानी कि जो मैंने मेल था वो ड्वार्फ ले लिया, और जो फीमेल थी मैंने ड्वार्फ ले ली, और मेल को मैंने कैसा ले लिया, टॉल ले लिया। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसको मैंने बोल दिया रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसी को मैंने क्या बोल दिया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझते हो, उल्टा कर दिया, जो टॉल था उसको डॉफ बना दिया, जो डॉफ था उसको टॉल बना दिया, पेरेंट ले लिया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोल सकती हूँ, अक्रॉस इन विच सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज रिवर्स्ड। सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज रिवर्स्ड, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम बोल देते हैं आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, राइट। ठीक है, नाउ एक चीज और रह गई बताने के लिए कि जब हम यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप है, यहां पे रिसेसिव फिनोटाइप है, यहां पे प्रोजनी आई हमारे पास में, और हमने क्या देखा कि प्रोजनी कैसी आई है। तो एक प्रोजनी में हमने क्या किया, अल्टीमेटली किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा दिया, हमें अगली प्रोजनी मिल गई। यहां पे हमने क्या किया कि इसको बैक जो रिसेसिव पेरेंट था उसके साथ में हमने क्रॉस करवा दिया। तो कुछ हमें फिनोटाइप यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि क्या ये डोमिनेंट कैसा है, होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है ना, क्या ये पीपी था या ये कैपिटल पी स्मॉल पी था। ये पता लगाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉसेस करवा दिए। अगर ये कैपिटल पी है तो सारे ऑफस्प्रिंग आपके पर्पल आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जब क्रॉस करोगे बैक तो सारे पर्पल आएंगे, और यहाँ पे वही आ रहे हैं। और अगर ये कैपिटल पी स्मॉल पी है तो आधे पर्पल होंगे आधे व्हाइट होंगे। तो आपने क्या किया, जब इसको पीछे टेस्ट क्रॉस किया तो आपको पता चल गया कि कैसे हैं कौन। ठीक है, ऐसे याद रखना, टेस्ट क्रॉस है तो टेस्ट कर रहे हैं हम कि कैसा इंडिविजुअल है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट है। तो उसको आपने ऐसे याद रखना कि टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस है, और किसका टाइप है, बैक क्रॉस का टाइप है। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर। अब एक चीज आपको रह गई थी बताना, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, पुनेट स्क्वायर हम क्यों यूज करते हैं, हमें जानना है जीनोटाइप ना अगला। तो जीन्स का टाइप जानने के लिए, जीनोटाइप जानने के लिए क्या करते हैं, हम पुनेट स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, एक ये बताना था, राइट। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, और हमारा थैंकफुली मैक्सिमम पार्ट खत्म हो गया है। अब 2-3 पार्ट्स हैं, लिथल जीन्स का, लिंकेज का, जो कल करवाऊंगी मैं आपको, और उसके अलावा आपके कुछ और पार्ट्स भी हैं, जेनेटिक मैप्स वगैरह है, हाँ, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, ये सारा मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है, तो कल हम मैक्सिमम पार्ट जेनेटिक का खत्म करेंगे, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि कल तो किसी भी हाल में जेनेटिक्स खत्म करना है, ताकि प्लांट ब्रीडिंग में शुरू करवा सकूं परसों से। और अगर एक आधा टॉपिक रह भी जाएगा जेनेटिक्स का तो उसको मैं परसों कवर करवा दूंगी, लेकिन कल हमें पॉजिटिवली जेनेटिक्स को खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्लांट ब्रीडिंग के लिए मुझे 1-2 दिन देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए रेडी रहना। ओके, देख लूंगी मैं, अगर आपकी इनकेस 11 तारीख को कोई और क्लास नहीं हुई, अगर ऐसा कुछ हुआ और आपसे मुझे 1-2 दिन लेने पड़े 9 बजे के टाइम पे, तो मैं ले लूंगी आपकी क्लास। ठीक है, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस किसी भी हाल में खत्म करना है ये वाला। और आप लोग, आपको पता ही हम कितने स्लो चल रहे हैं, स्लो इन द सेंस हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं। चलिए ओके देन, क्योंकि आपको समझ भी आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि बस टॉपिक्स करवा दिया और खत्म किया। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं करना है कि फटाफट भगाते गए टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जो आपका बेस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं वैसा नहीं करना चाहती आपके साथ बिल्कुल भी कि भगा ही रही हूँ, वैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके जी, बताइए यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब समरी देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने जेनेटिक्स के बारे में कवर की चीजें, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा, ठीक है, क्रॉसेस पढ़े, एक्सेप्शंस पढ़ी, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े। नाउ
होमवर्क आपका क्या है, क्रॉसेस बनाओ, जाके मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पूरा देखो, मोनो एंड डाई हाइब्रिड पूरा देखो कैसे बनता है, क्या बनता है ना, कंप्लीट करो। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया कर रहे हो, आंसर सही दे रहे हो, लेकिन पढ़ाई भी करो। ठीक है, चलिए अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से, नहीं तो हम इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को। ठीक है, ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है, ओम प्रकाश पूछ रहे थे टॉप क्रॉस के बारे में, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ में जब क्रॉस करवाते हैं इनब्रेड लाइन का। ठीक है, वो हम सारा उसमें करेंगे। क्या हो गया आप लोगों को भाई, संडे को भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। संडे को अगर मैं क्लास लूंगी तो अगला कंटेंट कैसे बनाऊंगी इस हफ्ते का, जैसे आपको आज पढ़ाना था, कल बैठ के मैंने आपकी पूरी पीपीटी बैठ के आराम से देखी, कहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए, क्या डिलीट करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, तो अगली क्लासेस कैसे बनाऊंगी। और बैच आपका थोड़े ना चल रहा है, 2 बैचेस और चल रहे हैं, आपकी क्लास खत्म हो रही है, अब इसके बाद में 11 बजे एक और क्लास है क्रैश की, है ना, और उसके बाद में एक और क्लास है नेट बैच की, तो सबका देखना पड़ता है ना, सबको पढ़ाना पड़ेगा, बोलो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, टेक केयर। ठीक है, आपको पेपर में कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि मेहंदी दिखा दो, पेपर में क्या कैसी मेहंदी लगाई थी मैम ने इस लेक्चर के टाइम पे, पूछेंगे कि क्या आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। ठीक है जी, चलिए ओके देन, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए अच्छे से। और जो बाकी के बचे टॉपिक्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, कल थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कल कवर करेंगे। ठीक है जी, कल अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, बाकी आप बढ़िया कर रहे हो और बढ़िया तरीके से पढ़ो। चलिए, कल टेस्ट हुआ था आपका, क्या टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके आगे से आगे हो, है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ और मैंने पहले टेस्ट डाल दिया था, मुझे लगा था टॉपिक हो जाएगा, लेकिन टॉपिक नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, अब हम कर लेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, टेस्ट से घबराना नहीं है, बस आप अपनी पढ़ाई पे जोर दो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। ठीक है, थैंक यू सो मच, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करिए पूरे दिन से, अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज करिए, और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। और हाँ, अच्छा आपकी क्लास में रह गया था बताना, सब क्लासेस में मैंने बता दिया था कि 11 बजे के टाइम पे एक सीरीज चल रही है मेरी, और गेस द डिजीज की, जिसमें हम 1 मिनट के अंदर जो डिजीज है उसको पढ़ते हैं। क्योंकि पैथो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप जितने भी बच्चे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वहां पे आंसर करना जाके कि क्या आंसर होगा, कौन सा सिम्टम मैं आपसे पूछ रही हूँ। 10 सेकंड उसमें आपको दिए जाते हैं और 10 सेकंड में आपको वहां पे आंसर करना होता है कि ये कौन सा सिम्टम है। तो आपको वहां पे आंसर करना है जाके कि कौन से सिम्टम की मैं बात कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में, और फिर देखना आपका आंसर सही था या नहीं। तो उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है वो 1 मिनट के अंदर आपका रिवाइज हो जाएगा। लेट सपोज अगर आप 15 दिन भी उस सीरीज को देखते हो, 15 डिजीज आपकी रिवाइज हो जाएंगी और मेजर डिजीज होंगी। ठीक है, हाँ देख रहे हैं, लेकिन मैं देख नहीं रही कि आंसर क्या कर रहे हो, किया है आंसर, चलिए देखूंगी। ठीक है, तो देखते रहो, मेरा बेसिक सा पर्पज है कि रिवीजन भी होता रहे और 1 मिनट के अंदर आपको चीजें याद रहे, टच में रहना चीजों के। ठीक है, बाकी प्री की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से प्री की तैयारी करो, लेकिन अभी मेंस को एकदम से मत छोड़ देना। ठीक है, मेंस को भी साथ लेके चलना, ऐसा करना प्री के घंटे बढ़ा देना प्रैक्टिस के, लेकिन मेंस को हल्का सा साथ लेके चलना। जब प्री बहुत नजदीक आ जाएगा उस टाइम पे आप मेंस को छोड़ सकते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी तक के लिए मेंस को साथ लेके चलिए। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, अब हम मिलेंगे